इस संस्कृत की कक्षा में हम विसर्ग को र करने का नियम देख रहे हैं। यह है विसर्ग संधि। विसर्ग को र करने का नियम। विसर्ग को कहाँ पर र होता है? देखो, जब अ अथवा आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद, देखो अ और आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद, अन्य स्वर को हम कौन कौन से अन्य स्वर मानेंगे? जैसे ई, ऊ, री, री, इन स्वरों के बाद कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। विसर्ग को र करने का हम नियम देख रहे हैं। और यहाँ पर जब अ अथवा आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो तो, और उसके बाद कोई स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग को र हो जाता है। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम पहले इसका एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण है, देखो, निहि प्लस बलह। निहि प्लस बलह, सभी ध्यान देंगे। निहि प्लस बलह इस शब्द में हमने कहा था अ अथवा आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो। देखो यहाँ पर ई स्वर है, अ और आ को छोड़कर ये ई स्वर है और इसके बाद ये क्या है? विसर्ग है। और क्या कहा था? उसके बाद कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो यहाँ पर देखो ब किस में आता है? प वर्ग में। प, फ, ब आता है तो ये तीसरा है प, फ, ब। तो हमें यहाँ पर इस विसर्ग का क्या करना है? र करना है। देखो यहाँ पर आगे व्यंजन होने के कारण हम इसको ऊपर से लिखेंगे, यानी ये ब के ऊपर चला जाएगा। तब यहाँ पर होगा, देखो, निर्बलः। क्योंकि इस विसर्ग के बाद यह ब व्यंजन है। यदि स्वर होता तो यह स्वर इस र में मिल जाता, क्योंकि विसर्ग को हम आधा र समझते हैं। तब यहाँ पर शब्द हो गया, देखो, निर्बलः। अगला ऐसा ही शब्द देखते हैं, मुनिः प्लस अयम। मुनिः प्लस अयम, सभी ध्यान देंगे। मुनिः प्लस अयम इस शब्द में देखो, विसर्ग के पहले छोटी ई है। पहले कहा था हमने अ अथवा आ के अतिरिक्त। अब यहाँ पर ई के बाद यह स्वर आया है, विसर्ग आया है और विसर्ग के बाद यह अस्वर आया है। तब हमें इस विसर्ग को क्या करना है? र। देखो, इसको हम विसर्ग का आधा र करेंगे, लेकिन इसके आगे यह जो अस्वर है यह र में मिलेगा। तब यहाँ पर ऐसा शब्द बनेगा, मुनि। देखो, र आधा है तो अगला अ, यह जो अ र में चला गया, तब यहाँ पर शब्द हो गया मुनि रयम। अब अगला देखते हैं, जैसे पितुः प्लस इच्छा। पितुः प्लस इच्छा, यहाँ पर भी विसर्ग के आगे, देखो यहाँ पर विसर्ग के आगे ई है और यहाँ पर विसर्ग के पहले अ अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर है। इसलिए यहाँ पर हम इस विसर्ग को क्या करेंगे? र आधा होगा, आगे का जो ई है र में मिल गया। तब यहाँ पर पूरा शब्द होगा, क्या बनेगा? पितु। र आधा है, र में यह ई मिल गई, तब यह होगा पितु री छा। यहाँ पर शब्द बना पितुरिच्छा। अगला
ऐसा ही शब्द देखते हैं मुनि, ये तो होगा पितुः प्लस इच्छा। अगला ऐसा ही शब्द है मुनि ही प्लस याति। देखो मुनि ही प्लस याति। मुनि ही प्लस याति में देखो विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद हमने कहा था विसर्ग के बाद य र ल व याह या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो यहाँ पर यह है। यह व्यंजन है इसलिए विसर्ग का रफार यानी र हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ पर होगा मुनि ही। देखो यहाँ पर ये ऊपर चला गया याति, मुनिर याति। अगला देखते हैं वधूः प्लस ईव। यहाँ पर उ है, उ के आगे ईश्वर है तो यह ई र में मिल गई, तब यहाँ पर हो गया वधुरीव, वधुरीव। अगला ऐसा ही देखते हैं कवि प्लस इच्छति। कवि प्लस इच्छति। कवि प्लस इच्छति शब्द में विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद भी ई है तो विसर्ग का यहाँ पर हम र करेंगे, र आधा, तो यह ई इसमें मिलेगी, तब यहाँ पर शब्द बनेगा कवि री छति। यहाँ पर शब्द तब बना कवि रिच्छति। अगला देखते हैं शिशुः प्लस हसति। देखो विसर्ग के पहले वो है, आगे ह है। अब यहाँ पर व्यंजन है तो यहाँ पर विसर्ग का र होगा और यह ऊपर चला जाएगा, तब यहाँ पर होगा शी शु, यह ह इसके ऊपर चला गया, ह स ती। अब मुझे लगता है आप लोगों को यह संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब जैसे अगला है देखो ग्लानि ही भवति। ग्लानि ही प्लस भवति। विसर्ग के पहले ई है, आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो कहा था तो यहाँ पर भ है, प फ ब भ, तो चौथा है तो यहाँ पर विसर्ग का हमें यहाँ पर करना है र और ये विसर्ग का र भ के ऊपर जाएगा, तब यहाँ पर होगा ग्ला निर्भवती भ व। अगला ऐसा ही जैसे हरि ही प्लस अस्ति। देखो हरि ही प्लस अस्ति, यहाँ पर विसर्ग के बाद यह स्वर है तो बस र के अंदर अ को मिला दो, तब यहाँ पर हो गया हरि और रस्ती। मैं आशा करता हूँ आपको विसर्ग को र करने का नियम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जितने ही आप इस तरह के शब्द इन शब्दों का विग्रह करेंगे उतनी आपको यह संधि अच्छी समझ में आएगी। धन्यवाद।